सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं और मेरी अम्मी शहनाज मार्केट से निकले ही थे कि बारिश शुरू हो गई। वहाँ कोई ऑटो वाला भी नहीं था, इसलिए किनारे खड़े होकर बारिश ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगे। तभी एक कार हमारे करीब आकर रुकी। शीशा सरकाकर उसमें बैठा आदमी हमसे कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन बारिश के शोर में उसकी आवाज़ ठीक से कानों तक नहीं पहुँच पा रही थी। इतना समझ गए थे कि वह आदमी हमसे गाड़ी में बैठने के लिए बोल रहा है। मैं चौंक गई जब गर्दन नीचे करके उस आदमी को गौर से देखा तो पहचानते देर न लगी। ये वसीम अंकल थे, पापा के पुराने दोस्त। कुछ ही देर में हम दोनों माँ बेटी वसीम अंकल की गाड़ी की पिछली सीट पर बैठते हुए। वसीम अंकल कभी हमारे पड़ोस में ही रहते थे, लेकिन कुछ साल पहले कॉलोनी छोड़कर करीब के एक महंगी सोसाइटी में चले गए। हमारे बैठने के बाद गाड़ी स्टार्ट करते हुए वसीम अंकल ने पूछा, भाभी घर में सब ठीक है ना? मम्मी ने कहा सब ठीक है, आप बताइए आपकी वाइफ कैसी हैं? बच्चे वगैरह कितने हैं? वसीम ने जवाब दिया, भाभी जब बीवी है ही नहीं तो बच्चे कहाँ से आएंगे? माँ ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ आपकी बीवी को? जब आप हमारे पड़ोस में रहते थे तभी तो शादी हुई थी आपकी। वसीम अंकल ने कहा, शादी नहीं चल पाई, 2 साल में ही तलाक हो गया। पिछले साल ही केस ख़त्म हुआ है, 50 लाख देने पड़े। वसीम और मेरी अम्मी शहनाज मार्केट से निकले ही थे कि बारिश शुरू हो गई। वहाँ कोई ऑटो वाला भी नहीं था, इसलिए किनारे खड़े होकर बारिश ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगे। तभी एक कार आकर हमारे करीब रुकी। शीशा सरकाकर उसमें बैठा आदमी हमसे कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन बारिश के शोर में उसकी आवाज़ ठीक कानों तक नहीं पहुँच पा रही थी। इतना समझ गए थे कि वह आदमी हमसे गाड़ी में बैठने के लिए बोल रहा है। मैं चौंक गई जब गर्दन नीचे कर उस आदमी को गौर से देखा तो पहचानने में देर ना लगी। ये वसीम अंकल थे, पापा के पुराने दोस्त। कुछ ही देर में हम दोनों माँ बेटी वसीम अंकल की गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हुए थे। वसीम अंकल कभी हमारे पड़ोस में ही रहा करते थे, लेकिन कुछ साल पहले कॉलोनी छोड़कर करीब की एक महंगी सोसाइटी में चले गए। हमारे बैठने के बाद गाड़ी स्टार्ट करते हुए वसीम अंकल ने पूछा, भाभी घर में सब ठीक है ना? मम्मी ने कहा सब ठीक है, आप बताइए आपकी वाइफ कैसी हैं? बच्चे वगैरह कितने हैं? वसीम ने जवाब दिया, भाभी जब बीवी ही नहीं तो बच्चे कहाँ से आएंगे? माँ ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ आपकी बीवी को? जब आप हमारे पड़ोस में रहते थे तभी तो आपकी शादी हुई थी। वसीम ने कहा, शादी नहीं चल पाई, 2 साल में ही तलाक हो गया। पिछले कल की बात सुनकर माँ ने हैरानी का इजहार करते हुए कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ। माफ़ कीजिएगा, मुझे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। वसीम अंकल ने कहा, हाँ हाँ खबर होगी भी कैसे, मैं कॉलोनी छोड़कर सोसाइटी में चला गया हूँ और बिजनेसमैन के सिलसिले में इतना बिजी रहता हूँ कि कहीं आने जाने की फुर्सत ही नहीं मिलती। और जब शाहिद भाई थे तब उनसे कभी कभार फ़ोन पर बात हो जाया करती थी। खैर छोड़िए, आप मेरा नंबर लीजिए, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ोन कर लीजिएगा। वसीम अंकल ने माँ को अपना विजिटिंग कार्ड दिया, जिससे माँ ने अपने पर्स में रख लिया। कुछ देर में ही हम घर पहुँच गए। वसीम अंकल हमें घर तक छोड़कर चले गए। शराब की लत की वजह से 3 साल पहले मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया था। मेरे अब्बू कोई बेहतर इंसान नहीं थे, उन्हें शराब की लत थी और उसी बुरी लत ने उन्होंने गांव की सारी संपत्ति बर्बाद कर दी थी। शराब के नशे में वे अक्सर मम्मी से मारपीट किया करते थे। मेरी मम्मी मेरी वजह से सब कुछ बर्दाश्त करती थी, क्योंकि तब मैं बहुत छोटी थी। मेरी परवरिश में कोई कमी ना आ जाए, इसके लिए माँ बहुत मेहनत करती। अब्बू के मरने के बाद मेरी माँ घर में ही लोगों के कपड़े सीती, जिससे हमारा गुजारा ठीक ठाक चलता। मेरे पापा के बड़े भाई यानी कि मेरे ताऊ अशफाक अली काफ़ी दौलत वाले थे, लेकिन हम माँ बेटी को पूछते तक नहीं थे। ईद बकरीद पर मेहमान की तरह घर आते और मेरे हाथ में ईदी के तौर पर कुछ रकम देकर चले जाते। माँ की वजह से ही मैं एक अच्छे कॉलेज तक पहुँच पाई। कॉलेज घर के नज़दीक ही था, इसलिए मैंने हॉस्टल नहीं लिया। कॉलेज में ही मुझे पवन मिला, जिससे दोस्ती हुई और फिर दोस्ती कब प्यार में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं मम्मी से सारी बातें शेयर करती, लेकिन पवन वाली बात मैंने माँ को नहीं बताए। एक तो माँ वैसे भी परेशान रहती थी, उस पर दूसरे धर्म के लड़के से मेरे इश्क वाली बात के शायद वह और दुखी हो जाती। मेरे कॉलेज की छुट्टियां पड़ी थी, इसलिए मैं
अब पूरे दिन घर में ही रहती थी और माँ के काम में थोड़ा बहुत हाथ बटाया करती थी। घर के पास ही एक नए मार्केट तैयार हो रहा था। माँ उसी मार्केट में लेडीज़ गारमेंट की एक दुकान करना चाहती थी। इस सिलसिले में आज हम मार्केट गए थे, जहाँ वसीम अंकल से मुलाकात हो गई। मार्केट में दुकान खरीदने के लिए माँ को 5 लाख की ज़रूरत थी। मेरे ताऊ अशफाक अली के लिए 5 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं थी और मम्मी उनसे मांग भी लेती तो शायद वो दे भी देते, लेकिन माँ ने ताऊ से रुपया उधार लेना मुनासिब ना समझा। हम दोनों माँ बेटी घर से सहेली की तरह रहते थे। माँ अपनी हर समस्या पर मुझसे बात करती थी। मैं भी अपनी कॉलेज लाइफ की बातों को माँ से शेयर करती। 1 महीना बीत गया। इस बीच माँ दुकान के लिए 5 लाख का लोन करवाना चाहती थी, इसलिए पिछले 1 महीने से वह बैंक का चक्कर लगा रही थी, लेकिन बैंक से सिर्फ 1 लाख का ही लोन मिल पाया। गोल्ड गिरवी रखकर माँ ने 1 लाख का और भी इंतजाम किया और ये 2 लाख वह शॉप वाले को दे आई। बाकी के 3 लाख रुपयों के लिए माँ ने 2 महीने का समय ले लिया। अब माँ को 1 महीने के अंदर 3 लाख रुपयों का इंतजाम करना था। सुबह उठकर मैं अपनी पढ़ाई में मशगूल हो गई। माँ किचन में सुबह का खाना बनाते हुए झाड़ू लगा रही थी। कुछ देर में हाथों में झाड़ू लिए वह मेरे कमरे में आ गई और बोली, नूर, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। मैंने कहा, बोलो मम्मी। माँ ने कहा, रुपयों के लिए एक बार वसीम से बोलकर देखूं। मैंने कहा, वसीम अंकल के पास नहीं हुए तो फिर भी आप एक बार उनसे बात करके देख लीजिए। माँ ने झट वसीम का विजिटिंग कार्ड निकाला और अपने फ़ोन पर वसीम का नंबर डायल कर दिया। वसीम ने फ़ोन उठाया। हेलो, कौन? माँ ने कहा, मैं शाहिद अली की बीवी शहनाज बोल रही हूँ। पहचाना? वसीम ने कहा, अरे भाभी, कैसी हैं आप और कैसे याद किया? माँ ने हिचकिचाते हुए वसीम अंकल के सामने अपनी परेशानी बयान कर दी। वसीम ने कहा, भाभी, मैं अभी ऑफिस में हूँ, शाम को लौटते वक्त मैं आपके घर की ओर से होता आऊँगा। वसीम का फ़ोन कटने के बाद माँ थोड़ा परेशान लग रही थी। उसकी परेशानी को भांप कर मैं माँ के करीब गई और बोली, माँ, टेंशन ना लो, वसीम अंकल घर आने के लिए बोले हैं। उसका मतलब है कि वह कुछ न कुछ मदद तो ज़रूर करेंगे। शाम के 7 बजे थे कि घर के बाहर एक गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनाई दी। मुझसे पहले ही माँ दरवाजे तक पहुँच गई थी। उनके पीछे पीछे मैं भी चली गई। हम दोनों को यकीन था कि वसीम अंकल ही होंगे। बाहर मेरे ताऊ और ताई खड़े थे। उनके साथ मेरी कज़न सिस्टर रेहाना भी थी। तीनों घर में आए। चाय नाश्ते के बाद ताऊ ने बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग के दौरान हालत ख़राब हो गए थे। तब रेहाना को इंडिया आना पड़ा था। अब फिर से वह अपनी पढ़ाई पूरे करने यूक्रेन जा रही है। देर रात उसकी फ़्लाइट है। ताऊ ने माँ से कहा, शहनाज, मैंने सोचा था कि नूर को भी बाहर ही भेज दूँ, लेकिन उसके ना रहते हुए तुम अकेली हो जाओगी। यही सोचकर मैं पीछे हट गया। माँ ने कहा, आपने बिल्कुल सही सोचा। नूर के बिना मैं बिल्कुल अकेली हो जाती। माँ की बात पूरी होते ही उससे पहले ही माँ के फ़ोन की घंटी बजी। वसीम अंकल का फ़ोन था। माँ फ़ोन लेकर मेरे कमरे में चली गई और जब कमरे से बाहर निकली तो काफ़ी बेचैन लग रही थी। मेहमानों के बीच में उनसे उनकी परेशानी का कारण कैसे पूछती? तो मैंने माँ को मैसेज सेंड करते हुए पूछा, क्या हुआ माँ? सामने बैठी माँ ने तुरंत रिप्लाई किया, थोड़ी देर में वसीम घर पहुँचने वाला है, क्या करें? अजीब सी स्थिति थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर चाचा चाची के सामने ही वसीम अंकल घर पहुँच गए तो गजब हो जाएगा ना। जाने वो लोग क्या सोचेंगे। यहाँ से जाने के बाद वे तरह तरह की बातें बनाएंगे। मेरी ताई को तो आसानी से मामला मिल जाएगा। वह पूरे रिश्तेदारों में इस बात का बतंगड़ बनाकर पेश कर देंगी। मैंने माँ को मैसेज किया, माँ, आप बाहर जाकर वसीम अंकल को फ़ोन करो और उन्हें साथ लेकर मार्केट में चली जाओ, वहीं उनसे बात कर लेना। तब तक मैं इन लोगों को संभाल लूँगी। माँ ने वैसा ही किया। उसने ताऊ को बताया कि वह ज़रूरी काम से थोड़ी देर के लिए मार्केट जा रही हैं। माँ के इस तरह अचानक चले जाने से मेरी ताई को अच्छा नहीं लगा, इसलिए माँ के जाने के बाद कुछ देर बाद ही ताऊ और ताई एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। मैंने माँ को फ़ोन किया। माँ, वह लोग चले गए। मेरी बात सुनकर माँ ने गहरी सांस ली और कहा, मैं भी थोड़ी देर में घर आ रही हूँ। थोड़ी देर में वसीम अंकल की कार दरवाजे पर रुकी। वसीम अंकल की गाड़ी में ड्राइवर सीट के बगल में बैठी मेरी मम्मी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। मैंने वसीम अंकल को सलाम किया और उन्हें घर में आने को कहा, लेकिन वे शायद जल्दी में थे।
फिर कभी आने के लिए बोलकर चले गए। माँ खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। अंदर आते ही माँ ने झट से मेरे हाथ में एक पैकेट पकड़ा दिया और बोली, खोल कर देख, पूरे 3 लाख हैं। मेरा तो सपना पूरा हो गया। मैं वसीम के साथ जाकर कल सुबह ही दुकान की रजिस्ट्री करा लूँगी। 6 महीने बीत गए। माँ की मेहनत कामयाब हो गई थी। दुकान खूब अच्छी तरह चल निकली। 2 महीने के अंदर ही माँ ने बगल वाली दुकान लेकर अपने काम को दुगनी रफ्तार दे दी। मैं भी पढ़ाई के साथ माँ के बिजनेस में उसका साथ देने लगी। माँ मुझसे कहती कि तू अपनी लाइफ को एंजॉय कर, ये सब मैं अकेले संभाल लूँगी। लेकिन मेरी लाइफ में एंजॉय करने लायक जो बात थी वो माँ को बता नहीं सकती थी, इसलिए फ़िलहाल तो माँ के साथ ही खुश थी। संडे का दिन था। मार्केट बंद होने की वजह से माँ और मैंने शॉपिंग का प्लान बनाया। तभी माँ के फ़ोन पर वसीम अंकल का फ़ोन आ गया। माँ फ़ोन लेकर अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे लगा शायद वसीम अंकल अपने रुपए के लिए माँ को फ़ोन किए होंगे। थोड़ी देर में जब माँ कमरे से बाहर निकली तो मैंने उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी महसूस की। मैंने माँ से पूछा, वसीम अंकल अपने रुपए मांग रहे थे ना? माँ बोली, नहीं रे पगली, पिछले महीने ही मैं उन्हें उनके रुपए लौटा रही थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तब मैंने वे रकम बगल वाली दुकान में इन्वेस्ट कर दिया। वसीम रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, उनके पास रुपयों की कमी नहीं है। वह तो मुझे और रुपए देना चाहते थे, लेकिन फ़िलहाल मैंने मना कर दिया। जब सोसाइटी में फ्लैट खरीदेंगे तब देख लेंगे। थोड़ी देर पहले ही माँ और मैं शॉपिंग जाने के लिए प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन वसीम अंकल के कॉल के बाद माँ ने शॉपिंग का प्लान कैंसिल कर दिया और बोली, नूर बेटा, शॉपिंग के लिए फिर कभी चलेंगे। मार्केट में कुछ काम है, मैं वहाँ जा रही हूँ, तुम घर में रुकना। ये कहकर माँ तैयार होने कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद जब वो कमरे से बाहर निकली तो उसे देखकर मैं चौंक गई। माँ ने बड़े दिनों बाद साड़ी पहना था और हल्के मेकअप के साथ तो आज वह गजब लग रही थी। माँ का ये रूप देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई और समझ आया माँ और वसीम अंकल के बीच मोहब्बत की खिचड़ी पक रही है। मेरी माँ 34 की थी और वसीम अंकल भी लगभग इतनी ही उम्र के होंगे, तो उनमें बुरी बात क्या है। माँ ने पूरी ज़िंदगी अपनी ख्वाहिशों का गला घोंटकर मुझे बड़ा किया। उसके ऊपर होने वाले जुल्म भी मैं खुद गवाह थी। आज माँ अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना चाह रही थी, तो उसमें गलत क्या है। मैं माँ को खुद देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। मन ही मन मैंने वसीम अंकल का भी शुक्रिया अदा किया, क्योंकि मेरी माँ की इस खुशी की वजह वही थे। माँ को इतना खुश देखकर मैं भी सोच रही थी कि मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है। मिल जाए तो ज़िंदगी संवर जाती है और ना मिले तो सब कुछ तबाह हो जाता है। कोई लैला या मजनू यूं ही नहीं बना होगा। मोहब्बत की ताकत ने उन्हें अमर कर दिया। लेकिन मैं अपनी मोहब्बत का क्या करूं? मुझे भी मोहब्बत है, लेकिन मेरी मोहब्बत लैला मजनू जैसी नहीं लगती मुझे, जो कभी मिल तो ना पाए लेकिन इतिहास में अमर हो गए। मैं ये सब सोच ही रही थी कि बाहर वसीम अंकल की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया और माँ झट से घर से निकल गई और रात 10 बजे लौटी। वह बहुत खुश थी। उसने आते ही मुझे झट से चूम लिया और मुझे बोली, सॉरी मैं लेट हो गई। तूने खाना खाया? अभी तो नहीं। मैंने सोचा तुम लौटोगी तो साथ में खाना खा लेंगे। चिकन बनाया है, खाओगी? निकालूं? माँ बोली, मैं तो नहीं खाऊंगी, तुम खा लो। मैं समझ गई कि माँ का डिनर हो चुका है। मैंने माँ के मोहब्बत में खुश देखा तो मुझे लगा कि अपनी मोहब्बत की दास्तां भी माँ को बता ही देती हूँ। मैंने माँ से कहा, माँ मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ। माँ करीब आकर मेरे बगल में बैठ गईं और प्यार से मेरे बालों को सहलाते हुए बोली, बोलो बेटा क्या बात है? मैं बोली, माँ मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, वह भी मुझसे बेइंतहा प्यार करता है। मैंने अब तक आपसे ये बात छुपाई क्योंकि अब तक मेरे अलावा आपका कोई नहीं था। मैं ज़िंदगी में पहली बार आपको इतना खुश देख रही हूँ। मेरी बातों से माँ का खूबसूरत चेहरा और खिल गया था। वह बोली, ज़्यादा मक्खन न लगा, ये बता कि लड़का क्या करता है? मैं बोली, मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वह हिंदू है, उसका नाम है पवन। वह अभी मजिस्ट्रेट की तैयारी कर रहा है और यही चंडीगढ़ में ही रहता है। मेरी बात सुनकर माँ ने कहा, सच्ची मोहब्बत कभी किसी दायरे की मोहताज नहीं होती, चाहे मुल्क की सरहदें हों या मजहब की दीवारें, मोहब्बत को कोई नहीं रोक सकता। ये बात तूने अब तक मुझसे क्यों नहीं बताई? चल मेरी बात करा तो पवन से। माँ के कहने पर मैंने पवन को फ़ोन लगा लिया था। हेलो पवन,
मेरी माँ से बात करो। माँ ने पवन से लंबी बात की। माँ ने उसके घर वालों से लेकर उसकी पढ़ाई और उसके फ्यूचर को लेकर उससे ढेरों सवाल किए। फ़ोन कटने के बाद माँ बहुत खुश थी। बोली, मुझे तेरी पसंद पर नाज है बेटा। वह दूसरे मजहब से है तो क्या हुआ, इंसान तो है ना। और देखना, एक दिन वह बहुत बड़ा जज बनेगा। मेरे दिल पर जो बोझ था वह उतर गया। अब मैं भी माँ की तरह ख्वाबों की हसीन दुनिया से उम्मीदों के पंख लगाकर उड़ने लगी। अपने काम से फारिग होने के बाद का ज़्यादातर समय माँ का अब वसीम अंकल के साथ ही बीतता। माँ घर में रहती तो भी वसीम अंकल के ख्यालों में डूबी डूबी सी रहती। हर समय मुझसे वसीम अंकल की ही बातें करती और खाली समय मिलते ही वसीम अंकल से फ़ोन पर बतियाने में लग जाती। जल्द ही माँ ने 4 व्हीलर ले लिया। मैं हैरान थी कि माँ इतनी जल्दी ड्राइविंग कैसे सीखी। माँ ने मुझे भी ड्राइविंग सिखा दी। अब तो हम दोनों माँ बेटी अपनी गाड़ी से ही शॉपिंग पर जाते और कभी कभी मन करता तो कार लेकर कहीं भी निकल जाते और दो सहेलियों की तरह खूब मस्ती करते। सुबह 8 बजे तक माँ अपनी कार से शॉप पर जाने के लिए निकल जाती। अक्सर मैं आराम से वहाँ पहुँचती या कभी नहीं भी पहुँचती। मेरे ना रहने पर भी माँ सब कुछ अच्छे से कर लेती। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। मेरे ताऊ अशफाक अली उसी सोसाइटी में रहते थे जिसमें वसीम अंकल का घर था। मम्मी और वसीम अंकल के बीच पक रहे मोहब्बत के पुलाव की गंध मेरी ताऊ तक पहुंच चुकी थी। सुबह मैं बाथरूम में थी कि माँ की आवाज़ आई, नूर बेटा, मैं शॉप के लिए निकल रही हूँ, तुम्हारा मन करे तो तुम आराम से पहुँच जाना। मैं सोच रही थी कि आज मैं शॉप पर ना जाकर पवन से मिलने जाऊँगी और माँ के निकलने का इंतज़ार करने लगी ताकि उसके जाने के बाद मैं भी सज धज कर निकल सकूं। मैं कमरे में थी कि माँ मेरे कमरे में आ गई और बोली, नूर बेटा, एक काम करो, आज तुम ही शॉप पर चली जाओ। लंच में आना तो तुम घर पर रह लेना और मैं शॉप पर चली जाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है माँ, लेकिन अभी तो तुम शॉप पर जाने को तैयार भी हो, अब अचानक क्या हो गया। माँ बोली, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया, इसलिए मैं अभी नहीं जा पाऊंगी। मैंने गाड़ी निकाली और दुकान की ओर निकल पड़ी। दुकान पर पहुंची तो याद आया कि शॉप की चाबियां लाना भूल गई। शॉप से घर की दूरी केवल 5 किलोमीटर ही थी। मैंने फिर से गाड़ी स्टार्ट की और घर के लिए निकल पड़ी। घर पहुंची तो देखा कि घर के बाहर वसीम अंकल की गाड़ी खड़ी है। मैं माँ के उस ज़रूरी काम को अच्छी तरह समझ गई थी। मैंने डिस्टर्ब करना ठीक ना समझा, लेकिन शॉप की चाबियां लेना ज़रूरी था। मैंने घर के बाहर ही माँ को फ़ोन मिलाया। हेलो माँ, मैं चाबी घर ही भूल गई हूँ। मेरी पूरी बात सुने बिना ही माँ ने कहा, बेटा तुम अभी घर मत आना, मैं ज़रूरी काम से बाहर आई हूँ। मैं फिर से शॉप पर पहुँच गई और माँ के ज़रूरी काम से फारिग होने का इंतज़ार करने लगी। आधे घंटे में माँ शॉप पर पहुँच गई। मैंने माँ से कहा, आज तुम दुकान संभालो, मैं जा रही हूँ। माँ बोली, कहाँ? मैं बोली, मुझे भी बहुत ज़रूरी काम है, और मैं पहुँच गई पवन के फ्लैट पर। शाम को घर पहुँची और फ्रेश होकर रात के खाने की तैयारी में जुट गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। ताऊ और ताई आए हुए थे। दोनों सोफे पर बैठ गए और मैंने दोनों को गिलास में पानी दिया और बोली, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। ताई बोली, नहीं, चाय की ज़रूरत नहीं है, तू बैठ, यहाँ तुझसे बात करनी है। ताई ने मुझे अपने बगल में बिठा लिया और बोली, अक्सर बच्चे बिगड़ते हैं तो उनकी शिकायत उनके माँ बाप से की जाती है, लेकिन जब माँ बाप ही बिगड़ रहे हों तो उनकी शिकायत किससे की जाए? उनके बच्चों से? कैसा बेगैरत ज़माना आ गया है। देख नूर, तू समझदार है इसलिए तुझे समझा रही हूँ। तू अपनी माँ को कंट्रोल कर, उसकी वजह से सोसाइटी में हमारी नाक कट रही है। मैंने कहा, ऐसा क्या किया मेरी माँ ने? ताई ने कहा, अरे हमारी सोसाइटी के रहने वाले वसीम के साथ तेरी माँ का आजकल खुलेआम रंगरलिया मना रही है और तू पूछ रही है ऐसा क्या किया तेरी माँ ने। अब पानी सर से गुजर गया। तब हम दोनों ने फैसला किया कि तेरे कानों तक ये बात पहुँचे। तेरी माँ को फ़ोन किया था, वह शॉप पर थी। उसी ने बताया कि तू घर पर है, इसलिए सीधे तेरे पास चले आए। ताई और ताऊ ने काफ़ी देर मुझे समझाने की कोशिश की, तरह तरह की बातें बताईं और चले गए। उनके जाते ही मैंने माँ को फ़ोन किया। माँ घर आई तो मैंने उनसे पूरी बात बता दी। वह कुछ नहीं बोली और कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह उठकर मैंने माँ से कहा, मैं आपके साथ हूँ, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए आपको किसी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम मुसीबत में थे तब इन लोगों को हमारी कोई चिंता नहीं थी।
लेकिन अब हमारी वजह से उनकी नाक कट रही है। माँ, आप जो कर रही हैं सही कर रही हैं। सुबह हो चुकी थी। माँ का उदास चेहरा देखकर मैंने माँ को हौसला देने की कोशिश की, लेकिन माँ टूट चुकी थी। कल से उनके चेहरे का रंग बिल्कुल गायब था। मेरी माँ फिर से वही पुरानी शहनाज नगने लगी थी, कभी गमों के बोझ तले दबी हुई थी। कुछ दिन बीते तो मैंने महसूस किया कि माँ ने वसीम अंकल से दूरियां बना ली थी। मैंने माँ से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वह इस बारे में अब कोई बात नहीं कर रही थी और बात बात पर मुझे डांट देती। मेरे फ़ोन पर पवन का फ़ोन आया। ये माँ को अब अच्छा नहीं लगता। कुछ समय पहले तक जिस माँ को मोहब्बत से मोहब्बत हो गई थी, वही माँ अब मोहब्बत को हिकारत की नज़र से देखने लगी थी। माँ पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका वह चहकना, हंसना, बोलना अब बीते ज़माने की बात हो गई थी। मैं माँ को इस रूप में नहीं देख सकती थी। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। एक दिन माँ के शॉप पर चले जाने के बाद मैंने वसीम अंकल को फ़ोन किया और मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। अंकल को फ़ोन लगाया और मैंने उनसे माँ के हालत पर बात की। उन्होंने बताया कि शहनाज ने उनके 3 लाख रुपए लौटा दिए हैं और बातचीत बंद कर दी। अब वो न फ़ोन उठाती है और ना ही कभी फ़ोन करती है। वसीम अंकल की बातें सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ। मैंने उनसे सीधा सवाल किया, अंकल, आप मेरी माँ से प्यार करते हैं? इस सवाल पर वसीम अंकल खामोश हो गए। मैंने फिर पूछा, आप क्या चाहते हैं अंकल? क्या आप मेरी माँ से शादी करने की हिम्मत रखते हैं? वसीम अंकल ने जवाब दिया, हाँ, मैं शहनाज से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से शहनाज पूरी तरह बदल चुकी है। एक दिन शहनाज मेरी सोसाइटी में मेरे साथ थी और हमें आपकी ताई ने देख लिया था। उन्होंने पूरी सोसाइटी में इस बात का बतंगड़ बनाकर पेश किया। तभी से शहनाज ना मुझसे बातें करती है, ना फ़ोन उठाती है। उसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्या करूं, क्या बताऊं नूर? मैंने कहा, अंकल, संडे है, क्या आप कल सुबह मेरे घर आ सकते हो? वसीम अंकल ने सुबह घर आने का वादा करा। फ़ोन काट दिया। रात को माँ घर आई तो मैंने माँ को कुछ ना बताया। सुबह हुई तो मैं जल्दी उठ गई। आज संडे था, इसलिए माँ को नहीं जगाया। सुबह के 8 बजे थे। वसीम अंकल घर पहुँच गए। उनकी आवाज़ सुनकर माँ भी अपने कमरे से बाहर आ गई और वसीम अंकल की ओर हैरानी भरी नज़रों से देखते हुए बोली, यहाँ क्या लेने आए हो? वसीम अंकल कुछ कहते तभी मैं बोल पड़ी, माँ, वसीम अंकल को मैंने बुलाया है। मेरी ये बात सुनकर माँ को गुस्सा आ गया। वह बोली, मुझसे बिना पूछे किसी को घर बुलाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं बोली, माँ, वसीम अंकल तुमसे बहुत प्यार करते हैं और मैं जानती हूँ कि तुम भी वसीम अंकल से बहुत प्यार करती हो, लेकिन तुम समाज से डर रही हो। याद करो, जब हम मुसीबत में थे तब ये लोग हमें पूछते भी नहीं थे। तब उन्हीं वसीम अंकल ने हमारी मदद की थी और रिश्तेदारों के चक्कर में तुम वसीम अंकल की मोहब्बत को ऐसे कैसे ठुकरा सकती हो? माँ, अगर आपको जीवन में अकेले ही रहना है तो फिर ठीक है, रहो अकेले, मैं भी चली जाती हूँ। ये कहकर रोने लगी। मुझे रोता देखकर माँ का दिल पिघल गया। वह बोली, देख नूर, मेरे लिए तू ही सब कुछ है। मैं सब कुछ सह लूँगी, लेकिन अगर कोई मेरी वजह से तुझे गालियाँ दे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस दिन तेरे ताऊ और उनकी बीबी दोनों मेरे शॉप पर आए और सबके सामने मुझे जलील करके गए। मैं क्या करती? तू बड़ी हो चुकी है, अब तेरी शादी की उम्र है। ऐसे में मैं अपनी शादी के बारे में सोचूं तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए मैंने वसीम से दूरियां बना ली। मुझे मालूम था कि मेरी माँ मुझसे बेहद प्यार करती हैं और वसीम अंकल से भी वह बेइंतहा प्यार करती हैं। मेरे रो देने से थोड़ी देर में ही घर का माहौल ठीक होने लगा था। माँ चाय बना लाई। माँ के बदलते हुए मूड को देखा तो मैंने कहा, माँ, लोगों की परवाह करना छोड़ दो और वसीम अंकल का हाथ थाम लो। मेरी बात सुनकर माँ शर्मा गई। तभी वसीम अंकल ने मेरी माँ के हाथों को अपने हाथों में लिया और मैंने कहा, जमाने की चिंता छोड़ दो माँ, मुझे पता था कि तुम वसीम अंकल से बहुत प्यार करती हो, इसलिए मैंने तुम दोनों से बिना पूछे मैरिज कोर्ट में अर्जी लगा दी है। आज से ठीक 22 दिन के बाद यानी कि 28 तारीख की आप दोनों के कोर्ट मैरिज की डेट मिली है। मेरे मुंह से ये सुनकर माँ और वसीम अंकल दोनों के होश उड़ गए। वे कुछ कहते इससे पहले ही मैंने कोर्ट के पेपर दोनों के सामने रख दिए। माँ हैरान होते हुए बोली, तूने ये सब कैसे किया नूर? मैं तो सोचती थी कि मेरी बेटी अभी बच्ची है, लेकिन तू तो मेरी भी माँ निकली। मैंने कहा, आप दोनों अपनी शादी की तैयारियां कीजिए। रही बात रिश्तेदारों की, तो मैंने आप दोनों की शादी का
कार्ड छपने दे दिया है। शादी कार्ड लेकर रिश्तेदारों के यहाँ मैं जाऊँगी। मैंने महसूस किया कि माँ को मुझ पर नाज और बढ़ गया था। वसीम अंकल की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वह मेरे सिर पर हाथ रखते हुए बोले, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि शहनाज जैसी औरत मेरी ज़िंदगी में आई और अब तो मैं नूर जैसी बेटी को पाकर खुद को डबल खुशनसीब समझ रहा हूँ। सच में तुम नूर हो बेटी। माँ और वसीम अंकल अब फिर से पहले जैसे एक दूसरे से बातें करने लगे। दोनों को इतना खुश देखकर मुझे भी ज़रूरी काम याद आ गया। मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और बोली, मुझे ज़रूरी काम से जाना है, मैं निकल रही हूँ। दोनों को घर में अकेला छोड़कर मैं जाने लगी तो दोनों शर्मा गए और मैं घर से बाहर निकल गई। माँ जोर शोरों से अपनी शादी की तैयारियों में लग गई थी। वसीम अंकल ने भी अपनी शादी के बाद की रिसेप्शन पार्टी के लिए होटल बुक कर लिया था। अगले दिन कार्ड छप कर आ चुके थे। मैंने सबसे पहला कार्ड अपनी ताई के घर देना अच्छा समझा। मैं माँ को बिना बताए सोसाइटी में ताऊ के घर पहुँच गई। डोरबेल बजाया तो ताई ने दरवाज़ा खोला और मुझे यूं अचानक सामने देखकर चौंकते हुए बोली, कैसी हो नूर, आज रास्ता कैसे भूल गई? मैंने कहा, एक ज़रूरी काम से आई हूँ। मैं ताई के ड्राइंग रूम में बैठ गई। ताई बोली, उस दिन तेरे पास से होकर मैं तेरी माँ के शॉप पर गई थी और उसे काफ़ी समझाया कि ये सब ठीक नहीं है। घर की बच्चियों की शादी की उम्र में अगर घर की माँ ही रंगरलियाँ मनाती फिरे तो ये कितने शर्म की बात है। उससे बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। उस दिन की बात का काफ़ी असर हुआ तेरी मम्मी पर। लगता है वह सुधर गई। मैं तेरी माँ की जेठानी हूँ। वह गलत रास्ते पर जाएगी तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं उसे सही रास्ते पर ले आऊँ। चाय पिएगी? नहीं बड़ी मम्मी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मैं ताई का लेक्चर सुनने नहीं आई थी। सीधे कार्ड निकाला और ताई के हाथों में थमाते हुए बोली, बड़ी मम्मी ये शादी का कार्ड है, रख लीजिए। 28 को शादी है, बड़े अब्बू के साथ आइएगा। कार्ड देखकर ताई के चेहरे पर मुस्कुराहट झलकने लगी। बोली, लड़का भी देख लिया, शादी भी तय कर ली और अब मुझसे बता रही हो? खैर छोड़ो, ये बड़ी खुशी की बात है। बता मेरा दामाद क्या करता है? मैं खड़ी हुई और दरवाजे तक पहुंचकर मैंने ताई से कहा, लड़का रियल एस्टेट का बिजनेस करता है ताई, और वह आपका दामाद नहीं। आप कार्ड को ठीक से पढ़ लीजिएगा, मैं जा रही हूँ। मैं घर आ गई और माँ को सब कुछ बताकर दोनों जोर से हंसे, क्योंकि कार्ड पढ़ने के बाद ताई पर क्या बीत रही होगी हम दोनों जानते थे। 28 तारीख को जिले के मजिस्ट्रेट कोर्ट में माँ और वसीम अंकल की शादी हो गई। मैरिज मजिस्ट्रेट के घर रही और फिर शाम को उनका दूल्हा वसीम उन्हें लेकर घर जाने को तैयार हो गया। आज एक बेटी माँ को विदा कर रही थी। माँ चली गई और मैं और पवन घर में अकेले रह गए। कहानी की सीख, माँ अपने बच्चों के लिए वह सब कुछ झेलती है जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता, लेकिन जब माँ की ममता का कर्ज लौटाने की बारी आती है तब हम उसे अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन इस सच्ची कहानी की नायिका खुशबू की तरह कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो माँ की ममता का कर्ज अदा कर पाते हैं। याद रखिए, दूसरों की भावनाओं को समझना भी एक कला होती है। आप में ये कला है तभी आप इंसान कहलाने के हकदार हैं। आज की कहानी उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब।